सो यस पीपल, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग गाइस, है ना। सर चलो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था, कौन था? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। 100% अपना फोकस दो, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बट समझना पड़ेगा एक बार बहुत अच्छे से। सबसे पहले कल हम लोगों ने क्या देखा? डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, इट वाज गिवन लाइक प्रोस्पेक्टस means any document which is described and issue as a prospectus. It include shell prospectus and red hearing prospectus. और इसके बाद में क्या बोला हुआ है? एनी डॉक्यूमेंट, एनी नोटिस, एनी सर्कुलर, एनी एडवर्टाइजमेंट, सीक्वेंस आगे पीछे रहा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, विच इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब और परचेज सिक्योरिटीज। सॉर्टेड एकदम आराम से। कैन आई से ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट almost took 1 hour to just understand the definition of prospectus. almost 6 पेज का एनालिसिस हम लोगों ने देखा। तो अगर हम लोग बात करें मोटा मोटी, तो सर पब्लिक का मतलब अदर देन द एम्प्लॉय एंड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यस और नो? एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। बट पब्लिक के बारे में, नंबर्स के बारे में बात करें, तो अगर आपका इश्यू साइज अप टू द साइज ऑफ 25 करोड़ होगा, है ना, तो इन दैट केस आप लोगों के मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटेज कितने होने चाहिए? अप टू 25 करोड़, आई एम सेइंग 100। और बियॉन्ड 25 करोड़ का आपका इश्यू साइज होगा तो 1000। सॉर्टेड एकदम आराम से, इजी है। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग भी कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या देते रहना? आंसर देते रहना, ठीक है। सर इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो कि सर प्रोस्पेक्टस इज अ ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। इट इज अ इनविटेशन टू ऑफर। इसके बाद में हम जो शेयर एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, दैट इज and share application form, that is offer given to company. It is up to company whether to accept or reject. समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं बोल सकते कंपनी आपने ऑफर किया था, हम एक्सेप्ट कर रहे हो, आप हमें रिजेक्ट कैसे कर रहे हो? इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है सर कि व्हाट इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। एक तो इश्यू दो तरीके से निकलते हैं। एक क्या होता है मेथड? एक मेथड होता है आपका फिक्स प्राइस मेथड, और दूसरा मेथड क्या होता है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। फिक्स प्राइस में क्या होता है? 10 रुपए का शेयर 110 पे बिक रहे हैं, मतलब क्या ना, ऐसा प्रीमियम अमाउंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एडवांस में डिसाइड करके रखा है। लेकिन अगर मैं ये कंफर्म नहीं कर पाता हूँ, डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि प्रीमियम अमाउंट एग्जैक्ट कितना रखना है, तो रेदर देन गिविंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रीमियम, मैं बोलता हूँ द इश्यू प्राइस इज 100 to 120, फ्लोर प्राइस एंड द कैप प्राइस, प्राइस रेंज दे दिया। इसके बेसिस पे शेयर होल्डर क्या करेंगे? बीड करेंगे एंड एक कट ऑफ प्राइस निकलेगा। उस कट ऑफ प्राइस के बाद में क्या ना, ऐसे हम लोग एक कट ऑफ, जो भी लोग कट ऑफ प्राइस के ऊपर है, दे आर सक्सेसफुल बिडर, रेस्ट ऑफ द अनसक्सेसफुल बिडर। समझ में आ रहा है क्या? और हम उनको क्या कर देंगे? शेयर अलॉट कर देंगे। तो याद करना, ऐसा प्रोस्पेक्टस जो इनकम्प्लीट है, जिसमें क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी या प्राइस ऑफ सिक्योरिटी के बारे में लिखा नहीं है, उस प्रोस्पेक्टस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। समझ में आ रहा है क्या? तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में बाकी सारा तामझाम पूरा एज इट इज जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होता है। द ओनली की फैक्टर इज नॉट गिवन, दैट इज प्राइस इन द क्वांटम ऑफ द सिक्योरिटीज। सर व्हाट डू यू मीन बाय शेल्फ प्रोस्पेक्टस? नॉर्मली एक पब्लिक इशू के लिए कितना प्रोस्पेक्टस होता है? एक प्रोस्पेक्टस। मल्टीपल पब्लिक इशू, मल्टीपल प्रोस्पेक्टस। बट कुछ प्रिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कंपनी है जो विद इन अ ईयर मल्टीपल टाइम क्या लाती है? पब्लिक इशू आती है। तो उनके लिए जो हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस लाया, दैट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है? A same prospectus can be used for multiple public issue for the securities contained therein, class of the security contained therein. अगर मैंने सेल्फ प्रोस्पेक्टस में सिर्फ प्रेफरेंस और इक्विटी के बारे में लिखा है, यू कैन नॉट इशू डिबेंचर आउट ऑफ इट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सर सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल पब्लिक इशू इज वैलिड, अरे यस और नो? बट क्या ऐसा हो सकता है जो हमने ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस बनाया था और उसके बाद में जो सेकंड इशू, थर्ड इशू आया, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई? Because every quarter there is a change in the financial statement na. Apart from that, it might possible the charges are created in on our company's assets. So can I say whenever there is a change in the financial position as well as creation of the charges, so at the time of subsequent issue हमें उसको क्या अटैच करना पड़ता है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस शेल प्रोस्पेक्टस बिकम कंप्लीट प्रोस्पेक्टस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर यहाँ पर होने के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये बेसिक बेसिक था, है ना। क्वेश्चन आता है कि द कंसेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज एप्लीकेबल टू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी बोथ। ऑलवेज इन केस ऑफ प्राइमरी मार्केट,
but in few cases it is also applicable in case of secondary market. Sir, how come? Any document, advertisement, circular है ना, which notice inviting public to subscribe मतलब primary market or to purchase, purchase मतलब secondary market है ना. परचेज का केस कौन सा होता है? ऑफर फॉर सेल, OFS, जो मैंने आपको कल बताया था. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या आता है? तो व्हाट इज द कंक्लूजन. अच्छा, ऑफर पीरियड ओपन कितने दिन के लिए होता है? मिनिमम 3, मैक्सिमम 10. अब डेफिनेशन के इंग्रेडिएंट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस? बताओ, प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन क्या है? प्रोस्पेक्टस मीन्स अ डॉक्यूमेंट, है ना. प्रोस्पेक्टस मीन्स अ डॉक्यूमेंट we describe an issue as a prospectus. It includes shell prospectus and red herring prospectus and any notice of any document, notice, advertisement, circular which inviting public to subscribe or to purchase the securities of the company become sorted. एकदम आराम से, इजी है, कंफर्टेबल. इसके बाद में हमने पढ़ा था सर सेक्शन नंबर 23, मैनर ऑफ इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज. सिक्योरिटी कैसे इश्यू करोगे? तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा बात है. पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी, मोड ऑफ रेजिंग फंड. समझ में आ रहा है क्या? अब जितना इन्होंने दिया है ना, सिर्फ इतना नहीं, इससे कई गुना ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. इन्होंने बोला पब्लिक कंपनी यू मे गो फॉर पब्लिक इश्यू, यू मे गो फॉर राइट इश्यू एंड द बोनस इश्यू, यू मे गो फॉर, बोले प्राइवेट प्लेसमेंट. Private company you may go for right issue, bonus issue and private placement. You cannot go for public issue. Whenever you are going for the public issue, you must issue prospectus. Whenever you are going for right issue and the bonus issue, you must issue letter of offer. And when you are going for private placement, you must POCAL मतलब private placement offer कम application letter. समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या आता है पता है क्या? Only these are the mode through which you may raise the fund, or there are any other mode? Yes, there are so many other modes. They have not mentioned. For example, issue of security तो बोनस से होता है. बोनस से भी इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज होता है ना, लेकिन वहां से फंड रेज नहीं होता है. इन्होंने बोनस लिखा है. क्यों? ESOP से सिक्योरिटी रेज नहीं होता है. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम से भी तो होता है ना. अरे यस और नो. तो देर आर मेनी अदर थिंग्स जो इन्होंने कवर नहीं किए हैं. ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक बेसिक आइडिया तो हम लोगों को आ ही जाता है ना. नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारे सामने. अब सुनो, अब मेरे पास दो ऑप्शन है. मैं तो सीक्वेंस में चलूं और आपको खत्म कर दूं, बता दूं, टॉपिक खत्म हो जाएगा, समय भी नहीं लगेगा. बट आई डिसाइडेड टू पिक अप दोस टॉपिक फर्स्ट विच आर टेक्निकल. समझ में आ रहा है क्या? विच आर डिफिकल्ट. क्या होता है इजी स्टार्टिंग, अगर आप सेक्शन पढ़ोगे ना 23 से लेके 33 तक, वेरी इजी, बच्चा बच्चा सेक्शन है ना. मतलब उसको बच्चे को भी बताऊंगा ना तो वो भी कल आके आंसर देगा, हाँ हाँ इतना तो बोले, मेरे को भी याद है. बट एक्चुअल रियलिटी चालू होता है आफ्टर सेक्शन नंबर 34. फिर बच्चा क्या होता है, इजी इजी आदत लगा, और बाद में जैसे डिफिकल्ट दिखा तो जय श्री राम, है ना, नको बोले बाबा, है ना. इससे बेटर है हम लोग सबसे पहले उसको उठाएंगे जो थोड़े से टेक्निकल है, और लास्ट में उसको जो बच्चा बच्चा है. समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया. जस्ट होल्ड ना. सबसे, अरे हाँ बहुत बढ़िया. एडमिट ऑल. यार ये ना ऐसे आराम आराम से आएंगे आज सब लोग, है ना. एकदम एकदम आराम से फोकस करना. बहुत इजी है वैसे, लेकिन टेक्निकल सेक्शन सबसे पहले उठा रहा हूँ. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेक्शन नंबर 14, सिक्योरिटी टू बी डेल्ट विद अ स्टॉक एक्सचेंज. इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बोला था ना, पब्लिक इश्यू लाने के पहले तुम लोग क्या होते हो, अनलिस्टेड और लिस्टेड. यू आर अनलिस्टेड. इन ऑर्डर टू गेट लिस्टेड आपको क्या करना पड़ेगा? स्कूल में थे, स्कूल में से कॉलेज में गए. इन ऑर्डर टू ज्वाइन द कॉलेज, व्हाट यू डिड फर्स्ट? एडमिशन. एडमिशन कैसे मिला? हाँ, पास होने. अरे सी यार, ऐसे बातें मत करो. यू कैन नॉट अपियर फॉर CMA फाइनल अनलेस यू पास CMA इंटर. तो यू कैन नॉट ज्वाइन द कॉलेज अनलेस यू पास 10th. ये वाली बातें मत करो. पहले पास हुआ,
मैं ये बोल रहा हूं कि कॉलेज कैसे ज्वाइन किया, एप्लीकेशन। तो इन ऑर्डर टू इश्यू, मतलब पब्लिक इश्यू, फर्स्ट यू मस्ट अप्लाई टू whom, स्टॉक एक्सचेंज, फॉर व्हाट, परमिशन ऑफ लिस्टिंग एंड परमिशन ऑफ ट्रेडिंग। दो परमिशन होते हैं, पहले लिस्ट करो फिर ट्रेड करने दो। तो सबसे पहला बात, जब भी आप पब्लिक इशू लाओगे उसके पहले आप लोग क्या करोगे, यू विल अप्लाई टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग। अच्छा, देयर आर मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस और ओनली टू स्टॉक एक्सचेंजेस? सर आई नो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड आई नो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर देयर इज नो अदर स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, फिर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज। सर ये भी है क्या? देखो देयर आर मेनी स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? फेमस ये दो हुआ है, इसके पीछे भी इन लोगों ने बहुत बड़ा कांड किया है। तुम लोगों को फाइनल में एक एक्ट पढ़ाएगा, सिक्रा, SCRA, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो ओल्ड सिलेबस वालों को, तो न्यू सिलेबस इट इज नो मोर। समझ में आ रहा है? तो जब सिक्रा पढ़ाते थे ना, ये पूरा हिस्ट्री आता था, कैसे कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ। पहले इट वाज जस्ट अ पार्टनरशिप, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो था ना, ये पार्टनरशिप इज व्हाट, मतलब गवर्न बाय द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पर्सन। समझ में आ रहा है? और ये लोग भयंकर प्रॉफिट कमा रहे थे। अब जिधर जिधर प्रॉफिट दिखेगा, तुमको लगता है गवर्नमेंट उसको खाली छोड़ेगा? अरे बैंकों को भी पकड़ा ना, नहीं तो बैंक कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, साहूकार की तरफ से। समझ में आ रहा है? कि गांव है, उधर कोई साहूकार है, उसके पास खूब पैसा है, गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसों का जरूरत है। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्या, किसी के पास कोई एक्सेस है और किसी के पास उसका डिफिसिट है, तो वो एक्सेस को डिफिसिट में यूज कर सकते हैं कि नहीं सकते हैं? अरे बोलो यार, यस और नो? सरप्लस यूटिलिटी, इकोनॉमिक बेसिक कंसेप्ट, कंज्यूमर बिहेवियर, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। तो सरप्लस यूटिलिटी, यू हैव समथिंग एक्सेस, शेयर विद दोज हु आर नीडेड। बोले लेकिन उसको भी शेयर करो तो खुद का फायदा निकालो। इट वॉज अ कंसेप्ट स्टार्टेड विद अ कंसेप्ट कॉल्ड साहूकार, देन इट स्टार्ट गवर्निंग, फिर इसका हुआ कॉर्पोरेटाइजेशन, फिर इसके बाद में ध्यान आया किसका, गवर्नमेंट का, नेशनलाइज। समझ में आ रहा है? सेम वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, प्राइवेट सेक्टर गवर्न। ठीक है? तो इन लोगों को फिर ध्यान में आया, बोले ये तो गड़बड़ हो जाएगा, नेशनल क्या करो, बोले सबके सब बॉडी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो। तो इनको समय दिया था, ये लोग कन्वर्ट नहीं हुए, फिर इनको फर्दर समय दिया, इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। सब लोगों ने यूनिटी बनाया था, अपना यूनिटी रखा था, नहीं होंगे नहीं होंगे। बाद में इनको पेनल्टी चढ़ाया और एक्स्ट्रा टाइम दिया, बाकी तो लटक गए, लगे कन्वर्ट हो गए। समझ में आ रहा है? तो देर आर टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है रिकॉग्नाइज, एक होता है अनरिकॉग्नाइज, नॉन रिकॉग्नाइज। समझ में आ रहा है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाता है कि भाई इधर तुम हो, इधर सिक्योरिटी डील किए और तुम फंसे, जैसे हर्षद मेहता के केस में काफी लोग फंसे थे ना, तो बोले वी आर लाइबल बिकॉज वी आर अ केयर टेकर। सेबी क्या बोलता है, वी आर अ केयर टेकर एज वेल एज पेरेंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस? एज वेल एज टीचर। केयर टेकर मतलब वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, कि वहां पे जितने भी इन्वेस्टर हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके, दे विल प्रमोट यू, है ना? टीचर क्या करता है, दे विल प्रमोट यू। ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्रमोट द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। समझ में आ रहा है क्या, ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। तो वहां पे सेबी आ गया। और जब कन्वर्जन का बात आया तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बाद में सबसे पहले कन्वर्ट हो गया, जबकि यही सबको रोक रहा था, मत हो मत हो। तो बहुत ही प्यारा स्टोरी है, स्टिल ऑल्दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट सेबी एक्ट इज देयर इन योर सिलेबस। So whenever I teach SEBI Act, first I start with the concept of what is a stock market mechanism, how it works and everything. मतलब जो basic idea होता है ना, I took almost 1.5 hours to understand the culture, how it was started and how it is nowadays. समझ में आ रहा है? अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जब भी पब्लिक इशू लाओगे, आपने पहले क्या करना है, एप्लीकेशन करना है, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। और इसके बाद में आप लोग क्या इशू करोगे, प्रोस्पेक्टस। क्या उसके अंदर भी बताना पड़ेगा हमने किस किस स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई किया है? सर किस किस मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना है, एक से ज्यादा, या अपने मन की मर्जी? एक स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना है, या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज को करना है, या अपनी मन की मर्जी, जितने को करना है उतना करना है? क्या लगता है? एक से ज्यादा, या सर मेरी मर्जी, करूंगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा? नहीं करूंगा तो ऑप्शन ही नहीं, करना तो पड़ेगा। एक या एक से ज्यादा, इट्स योर विल,
ना एक बोला है ना मल्टीपल बोला है, इट इज अप टू यू कि तुमको तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ पर लिस्ट करवानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएससी एनएससी में लिस्ट कर रहे हो 2 जगह पे, समझ में आ रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है ना, विल गेट मोर एक्सेस। समझ में आ रहा है क्या? बट सिर्फ बीएससी में लगा है तो सिर्फ बीएससी पे ट्रेड करोगे, एनएससी पे ट्रेड करोगे क्या? नहीं करोगे, इट इज अप टू यू। लेकिन स्कूल कॉलेजेस के केस में क्या है कि सर मैंने 10 जगह पे अप्लाई किया और मेरे को 6 जगह पे सिलेक्शन हो गया, जमा कि नहीं जमा? बहुत बढ़िया। बेटा इधर ऐसा है, अगर तुमने 10 जगह पे अप्लाई किया और तुम्हारा सिलेक्शन 9 जगह पे हुआ है, एक जन ने भी रिजेक्ट कर दिया, तुम पब्लिक सुला ही नहीं सकते। तो इसलिए सोच समझ के करो, पूरे से प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ में करो। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज इवन सिंगल स्टॉक एक्सचेंज रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, दैट मींस यू कैन नॉट कम आउट विद अ पब्लिक इश्यू। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपके शेयर होल्डर को आपको ये भी बताना पड़ेगा एडवांस में कि मैंने कहां कहां पर अप्लाई किया है? अरे यस और नो? तो सेकंड पॉइंट, प्रोस्पेक्टस शैल स्टेट द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टू विच एप्लीकेशन इज। पहले 2 पॉइंट समझ में आया क्या? एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर बिफोर, क्या है, बिफोर दैट एप्लीकेशन टू वन एंड मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, किसके लिए? टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ ट्रेडिंग। आगे क्या लिखा है? प्रोस्पेक्टस शैल स्टेट द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टू विच एप्लीकेशन इज मेड। समझ में आ रहा है? अलॉटमेंट विदाउट एप्लीकेशन इज वैलिड और वॉइड? वॉइड, इट इज नल एंड वॉइड, है ना? इट इज वॉइड अब इनिशियो, मतलब पारम से उसकी शून्यता है। वॉइड अब इनिशियो, पारम से शून्यता, मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, खत्म। हाँ, यू में अप्लाई हाउ मेनी टाइम यू वांट टू। अगर सपोज कोई लड़की ने तुमको नहीं बोला, इसका मतलब ये है कि आज के बाद में मैं उसको फिर से प्रपोज नहीं मारेगा। अरे जब तक तुम में दम है तब तक मारो, जब तक वो तुम्हारी जीवन जान नहीं ले लेती तब तक मारो। टिंग टिडी टिंग, टिंग टिडी डिंग, टिंग डिंग 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 डी डिंग, डिंग 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 डिंग। सुन बाबा सुन। प्यार की धुन। तो पापा के साथ में प्यार की धुन नहीं होती क्या? अच्छा बात कर सकती है तू, बाहर जाके तू, कोई टेंशन नहीं, पेरेंट्स के कॉल को कभी नहीं नहीं बोलने का। 3 चीजें, घर का कॉल, किसी ने मूवी देखने को बोला, फिर तो क्लास मिस किया तो भी चलेगा, मेरे तरफ से ओपन परमिशन है। भाई ये ऐसी चीज है जो मांगता है लाइफ में होने को, है ना? तुम देखो, मैं पढ़ाता हूँ, मैं कितने सारे मूवी के एग्जाम्पल देता हूँ, तो मूवी आपको हेल्प करता है। वो तुमने देखा नहीं क्या, दृश्यम मूवी, दृश्यम 1 दृश्यम 2, मूवी के दिमाग से वो गेम जीता ना। हाँ, उसको नहीं नहीं बोलने का, वो सुख है जिंदगी का। तीसरा, नींद, अगर नींद आ रही है और क्लास मिस किया तो चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये एक टीचर को नहीं चलेगा, बट ये स्टूडेंट के लिए 110% चलता है। नींद को मार के पढ़ाई नहीं करने का। श्रद्धा ऑनलाइन है क्या? नहीं, देख, आकांक्षा, अविता, कृतिका, मुस्कान, पायल, प्रतिभा, समृद्धि, श्रेया, इसमें सिर्फ अपने जो छोकरे लोग हैं ना वो प्रूव करते हैं, हाँ सर हम नींद को नहीं मारते। लड़कियां चाहिए ना, लड़का ढोकला सारा सब सोया वाला है। समझ में आ रहा है? क्या क्या? हाँ अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अब आपने एप्लीकेशन किया स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, बराबर। अब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके बाद में क्या होगा रे? प्रोस्पेक्टस इशू किया तो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे किसके तरफ से? शेयर होल्डर। अरे नहीं, शेयर होल्डर नहीं, एप्लीकेंट। शेयर होल्डर तब होते हैं जब उनको शेयर अलॉट करते हैं। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन आया किससे? एप्लीकेंट से। अब उनका जो पैसा आया, तुमने सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, एस्क्रो अकाउंट, पड़ा होगा ना अकाउंट में भी। कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज। एक्चुअली आज के डेट में ऐसा होता भी नहीं है। रियलिटी इज कि जैसे ही मैंने आईपीओ के लिए शेयर डाला, मेरा जो पैसा होता है वो फ्रीज हो जाता है, सामने वाले के अकाउंट में जाता ही नहीं है। अब कंपनी डिसीजन लेती है कि मैंने उनको शेयर देना है नहीं देना है। अगर कंपनी ने आपको शेयर दिए तो आपके शेयर, आपका पैसा वहां से उठ के सामने वाले के अकाउंट में घुस जाता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कंपनी को पैसा मिलता ही कब है? आफ्टर अलॉटमेंट, बिफोर अलॉटमेंट? आफ्टर अलॉटमेंट। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था ना, पहले बाकायदा पैसा देना पड़ता था। तो बोले जो भी पैसा आपको एस्क्रो बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ, उस पैसे को सिर्फ 2 पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। क्या के लिए? एक तो रिफंड, सॉरी, लेटर ऑफ रिग्रेट, नॉट एक्सेप्टेबल, है ना? तो उनका शेयर आपने लेटर ऑफ रिग्रेट दिया, हम आपको शेयर नहीं दे रहे, तो उनका पैसा उसको रिफंड करो। और दूसरा,
एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, मतलब जो पैसा आया है, मानो मैंने 1 लाख रुपए दिए थे बट मेरे को शेयर 70,000 के ही मिले, तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे 70,000 का और रिमेनिंग पैसा क्या करेंगे, मेरे को रिटर्न। इसके अलावा यू कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस। मतलब सपोजिंगली तुम लोगों ने मेरे को पैसा दिया, हमने क्लास का प्राइस सस्पेंस रखा, मैंने बोला क्लास का प्राइस माइट बी बिटवीन 35,000 टू 40,000, है ना। अब सिचुएशन ऐसा हुआ, तुम लोगों ने क्या दिया, पैसा दिया, कितना, मान के चलो 40,000 रुपए दिया। ये जो 40,000 हमें मिला है, इसको हम दो ही पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, क्या, एक तो बच्चे को एप्लीकेशन, हमको एडमिशन देने का नहीं है, रिजेक्ट, रिफंड। दूसरा एडजस्टमेंट, तुमको एडमिशन मिला है, तुम्हारा पैसा एडजस्ट कर लिया हमने, समझ में आ रहा है क्या। तो दैट इज, so money received on application kept in the separate bank account can be utilized only for two purpose, either for allotment of security, adjustment against the allotment, or a refund if unable to allot, letter of regret जाता है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन नंबर 40 के अंदर हम लोग डील कर रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडर राइटिंग कमीशन। इसके ऊपर एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और इसको है ना हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना है, मैं इसके सम भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, नॉट अ बिग, बेसिक लेवल का, बच्चा बच्चा सम एकदम, है ना। कल मैंने सीएमए फाइनल वाले बच्चों को एक क्वेश्चन होता है, ऑफिस कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, कि भाई अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर ऑफिस छोड़कर जाता है, कंपनी छोड़कर जाता है, तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 6 ग्राउंड होते हैं, उस तब नहीं मिलेगा, उसके अलावा उसको मिलना चाहिए। तो वो कितना मिलना चाहिए, आज तक इंस्टीट्यूट ने कभी उसका प्रैक्टिकल बनाया नहीं, ठीक है। मैंने उसके इतने खुनकार खुनकार प्रैक्टिकल बनाए ना, पहले 3-4 में बच्चे एकदम इजी इजी वाले क्वेश्चन में ऐसा हैरान हो गए थे, अरे सर क्या ही कंसेप्ट है। उसके बाद में मैं इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ उनको, दे आर इन पोजीशन टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता लॉ में कैलकुलेशन नहीं होते, होते, ठीक है। तो यहाँ पर आता है अंडर राइटिंग कमीशन। अब अंडर, हु इज अंडर राइटर, अगर आपको लगता है कि आपके शेयर पब्लिक अलॉट एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो क्या आपका पब्लिक इश्यू फेल जा सकता है कि नहीं जा सकता है। और बेटा ये सबसे बड़ा लांछन है कि तुम्हारी कंपनी आईपीओ लेकर आई थी और लोगों ने चाहिए उतना सब्सक्राइब भी नहीं किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने 1,000 शेयर इशू किए, 1,000 छोड़ो, मैंने 10 लाख शेयर इशू किए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे तुम, मिनिमम लोग कितने लोगों ने सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ही हमारा पब्लिक इशू वैलिड है, अदरवाइज फेल हो जाता है। कुछ सुना नहीं, पढ़ा नहीं कभी। हे भगवान, मैं तुमको बताता हूँ ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा। बिकॉज जब मेरे सर ने क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैंने बोला था सर, हमने तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था ना, मैंने बोला सर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, नहीं तो पब्लिक इशू फेल हो जाता है। बोले वेयर इट इज रिटन अंडर द कंपनी एक्ट, बोले पूरा बेयर एक्ट ओपन कर और पढ़ के बता। हम लोगों को पूरा एक दिन दिया, मिला ही नहीं 90% वर्ड। तो सर ने बोला सुन सतीश, कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा है, जितना आपने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है, प्रोस्पेक्टस में लिखा है 60% सब्सक्राइब होना चाहिए, तो 60% होना चाहिए। बट सेक्शन नंबर 24 बोलता है कि जब भी एक लिस्टेड कंपनी या कोई कंपनी इंटेंड टू गेट लिस्ट है, तो उसके ऊपर सेबी एक्ट एप्लीकेबल होता है, कंपनी एक्ट, पहले सेबी बाद में कंपनी। उस सेबी एक्ट बोलता है अगर आपको 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, तो आपका पब्लिक इश्यू फेल हो जाता है। वेयर इट इज रिटन, सेबी एक्ट के अंदर या कंपनीज एक्ट के अंदर, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 90%। समझ में आया आप लोगों को। अब क्वेश्चन ये आया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, आपने अपनी कंपनी के शेयर इशू किए और तुमको अंधे लग रहे तुम्हारे सब्सक्राइब होने के, ऐसे वाले केस में डोंट यू थिंक इट इज बेटर टू टेक अंडर राइटर। इन केस 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, देयर मस्ट बी 1%, कि अगर तेरा 50% भी हो ना, यू नीड नॉट टू वरी, आई विल टेक रिस्क ऑफ द 40%। तो आपका पब्लिक इशू फेल होगा या सक्सेसफुल होगा। In that case, we need a person called underwriter who are obliged to take the share not supplied by the public। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अंडरराइटर में भी दो तरीके के, भाई इतना तो लेना ही लेना है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई रिमेनिंग पूरा लेंगे, मैं सिर्फ 5% ही लूंगा, वेदर पब्लिक सप्लाई और नॉट सप्लाई। समझ में आ रहा है क्या, नहीं, नहीं अगर सप्लाई किया तो मैं 5%। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर जब भी आप अंडर राइटर अपॉइंट करते, इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अंडर राइटर, बट 99.99% केसेस में अंडर राइटर अपॉइंट होते हैं। एक व्यक्ति है जिसने विदाउट अंडर राइटर पब्लिक चलाया था, इट वाज परफेक्टली वैलिड, उसको जरूरत ही नहीं लगी। देखो सी वेरी सिंपल, इट डिपेंड अपॉन द पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा क्रेडिबिलिटी मार्केट में क्या है। उनको अंडर राइटर किसको चाहिए,
Underwriter is just a support system na, who are not competent enough. You need underwriter. If you have trust on yourself, you don't need underwriter. तो भी 99 बड़ी बड़ी कंपनी जिनका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है वो भी अंडरराइटर रखते हैं, काय को कमीशन देने का ढोकलों को फुकट पकड़ का। रतन टाटा जी ने डिसीजन लिया था, आई विल नॉट गो विद द अंडरराइटर, आई हैव दैट क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। 100 ओवर सब्सक्राइब शेयर्स, समझ में आ रहा है क्या? दैट्स द रीजन। सो इट्स ऑप्शनल फॉर अ कंपनी टू हैव अंडरराइटर। अंडरराइटर को क्या देना पड़ता है? कमीशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि रिस्क ले रहा है ना वो। अभी रिस्क अगर कैपिटलाइज हो गया, उसको शेयर लेना पड़ा तो शेयर लेगा वो। लेकिन आजकल के केस में देखा, शेयर कैपिटलाइज, रिस्क कैपिटलाइज होता ही नहीं है, शेयर तो लोग ही ओवर सब्सक्राइब करते हैं ना। फिर भी बोले मैं खड़ा तो था ना तुम्हारे लिए, कमीशन होना मेरे को। समझ में आ रहा है क्या? ये कंडीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर अंडरराइटिंग। सबसे पहला बात बेसिक बेसिक है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। तुमने अंडरराइटर अपॉइंट किया नहीं किया? किया। सबसे पहले अंडरराइटर अपॉइंट करने के लिए अथॉराइज होना चाहिए काय के अंदर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इफ आर्टिकल में नहीं लिखा है तो फर्स्ट अमेंड योर आर्टिकल। सॉर्टेड। सेकंड पॉइंट, सोर्स ऑफ कमीशन। अच्छा, कमीशन देंगे उसको किधर से देंगे? कंपनी के प्रॉफिट से या फिर प्रोसीड ऑफ इश्यू। मतलब सर, जो शेयर एप्लीकेशन मनी आया उसको दो ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, एक तो रिफंड या फिर अलॉटमेंट। तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी आया ना उसको बोलते हैं प्रोसीड ऑफ इश्यू। हमने इश्यू करके जो पैसा रिकवर किया, टर्नओवर। सेल का प्रोसीड, सेल प्रोसीड। तो इश्यू का प्रोसीड मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी एंड ऑल। लेकिन सर ये तो लिखा है शेयर एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। अच्छा, फिर एक काम करना, शेयर एप्लीकेशन मनी आया ना, तुमने शेयर अलॉट उसको कर दिया ना, वो पैसे लेके भगवान के मंदिर में रख देने का, जय देव जय देव चालू कर देने का। यू कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस, यू कैन यूज आफ्टर अलॉटमेंट, क्योंकि शेयर देने के बाद में पैसा अपना हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या? तो वंस यू अलॉट द शेयर, उधर से जो पैसा आया वो किसको दे सकते हो? कमीशन के फॉर्म में अंडरराइटर को दे सकते हो। सर वो नहीं देना है तो जो तुम्हारा प्रॉफिट पड़ा है उसमें से दो। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ कमीशन भी तुमको बताना पड़ेगा कितना कमीशन दे रहे हैं। तो रेट ऑफ कमीशन के ऊपर देर में भी दे में आ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा, डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में तुम बिना देखे क्या डिस्क्लोज करोगे? क्या डिस्क्लोज करोगे? अगर मानो एक अंडरराइटर के बारे में तुमको प्रोस्पेक्टस में लिखना है, क्या लिखोगे? हु इज योर अंडरराइटर? बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरराइटर होते हैं। हमको लगता है अंडरराइटर इज अ पर्सन, नेचुरल। इट इज नॉट नेसेसरी। इवन द आर्टिफिशियल पर्सन लाइक अ बैंक एंड अदर, दे हैव मोर फंड देन इंडिविजुअल ना, दे टेक अंडरराइटिंग। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा, तो उसका नाम बताना पड़ेगा, उसको कितना कमीशन दे रहे ये बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? सो नेम ऑफ अंडरराइटर, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अंडरराइट एंड द रेट एंड कमीशन। इजी है। पहले 4 पॉइंट। पहला क्या लिखा है? आर्टिकल बाय, आर्टिकल में एथोराइज होना। दूसरा क्या लिखा है? सोर्स ऑफ कमीशन। दो कौन से? प्रॉफिट एंड प्रोसीड ऑफ इशू। तीसरा, रेट ऑफ कमीशन। चौथा, डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस। पांचवा, कमीशन इज नॉट पेएबल ऑन सिक्योरिटीज नॉट ऑफर टू पब्लिक। तो ये क्या होता है? एग्जांपल, आउट ऑफ 10 लाख शेयर। अब आप तुम आपकी सिलेबस में नहीं, मैंने सीए वालों को बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ाया था ये वाला चीज, है ना। तो सीए वाले को जितना उतना ही बताता हूँ, ठीक है, जितना नहीं उससे ज्यादा बताता हूँ, बुरा मत मानो, लेकिन 100% नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप शेयर पब्लिक इशू लाते हो ना, तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोटर 20% होता है। मतलब 10 लाख के शेयर में 20% शेयर कम से कम कौन लेगा? मतलब 2 लाख शेयर किसको लेना ही लेना है। तो जो 2 लाख शेयर प्रमोटर ले रहा है, वो प्रमोटर मतलब पब्लिक में आ रहा है क्या? ये तो फिक्स है ना। प्रमोटर डिसाइडेड टू टेक 60% शेयर्स। इज एनीथिंग रॉन्ग? मिनिमम 20, यू मे टेक मोर देन दैट ना। अब क्वेश्चन ये आता है, सपोज प्रमोटर ने लिया 40%, कितना? देन देयर आर क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड ऑल, एंकर इन्वेस्टर एंड ऑल, है ना। तो देर उन्होंने लिया, दे आर नॉट अ पब्लिक, दे आर स्पेसिफिक पर्सन।
QIB इन्होंने लिया कितना 30%, कितना हो गया टोटल 70, प्रमोटर 40, QIB एंड अदर 30। ये जो सिक्योरिटी तुमने ऑफर किया ये पब्लिक को किया या सिलेक्टेड पर्सन को किया? अब कमीशन टू अंडरराइटर इज गिवन ऑन 10 लाख और 40 लाख और 30 लाख और 70 लाख और एक्सेट्रा खत्म। 30 लाख क्यों? 1 लाख में से 40 लाख प्रमोटर का गया, 30 लाख QIB का गया, पब्लिक को कितना दे रहे हो? 30 लाख। 30 लाख के ऊपर कमीशन दोगे, पूरे 10 लाख के ऊपर कमीशन। पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट, क्या पढ़ा है? कमीशन नॉट पेएबल ऑन सिक्योरिटीज नॉट ऑफर टू पब्लिक। समझ में आया? नेक्स्ट, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तुमने एक बात बताओ, अंडरराइटर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका कॉपी तुम किसको दोगे? दे जा पढ़, उठ उधर से, उठ वो लगे चुट। हाँ इधर, इधर आ, पानी पी। नहीं इधर बैठ, तू इधर बैठ सामने। हाँ ये ले पानी पी। मायला इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है बे, है ना? खत्म हो गया बच्चों। कंपल्सरी वेयर इट इज रिटर्न से भी, ठीक है? आ जाओ। सो अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सर हाउ मच कमीशन वी नीड टू पे टू अंडरराइटर। तो वेरी सिंपल, इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स 5% और रेट मेंशन, अच्छा 5% ऑफ इश्यू साइज and rate mentioned in article whichever is lower, and in case of debenture 2.5% and rate mentioned in article whichever is, क्वेश्चन पूछूं वन बाय वन। कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने किया प्रमोटर के साथ में, दिख रहा है तुम लोगों को, है ना? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 10%, आई विल पे यू 10%। आर्टिकल में कितना लिखा है, कितना पे करोगे? whichever is lower। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 5%, आर्टिकल में लिखा है 3%, 3% आई विल पे। कॉन्ट्रैक्ट में तुमने लिखा है 2%, आर्टिकल में लिखा है 5%, 2%, whichever is lower। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 10%, आर्टिकल में लिखा है 8%, कितना? 8%, whichever is utter nonsense। Why? पढ़ो, 5% और रेट मेंशन इन आर्टिकल whichever is lower। कॉन्ट्रैक्ट में अगर 5% से ऊपर लिखा है 10%, तो वो वैलिड है या नहीं है? अरे वो वैलिड ही नहीं है। 5% और रेट ऑफ आर्टिकल whichever is lower। अगर 5% कॉन्ट्रैक्ट में 5% से नीचे लिखा है, वेल एंड गुड। कॉन्ट्रैक्ट में 5% से ऊपर दिखा है तो अपने को कंसीडर करना है क्या? नहीं, 5% और आर्टिकल रेट whichever is lower, मैक्सिमम यू कैन गिव अप टू 5% इन द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? चलो अब यहाँ पर आप लोगों को समझ आया। सेम गोज फॉर डिबेंचर, जस्ट पुट 2.5%, है ना, रादर देन 5%। एग्जाम्पल आंसर आप दोगे, कंपनी ने 100 करोड़ की शेयर दी है ना, इशू कर रही है, जिसमें से प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है 25 करोड़, QIB प्लस एंकर इन्वेस्टर कंट्रीब्यूशन है 25 करोड़, है ना? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट दिया है 5%, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेट दिया हम लोगों ने 10%। हाउ मच यू आर गोइंग टू पे टू अंडरराइटर? कैलकुलेट द अमाउंट एंड टेल। ए ढोकलो, कैलसी यूज नहीं करने का, रख वापस रख। हाँ बोलो। अमाउंट कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट वाला बताओ। ऑनलाइन वाले ढोकलो, हाँ ले कर। सर एक्स्ट्रा एज है हमारे पास, कैल्सी है सर। हाँ 2 पॉइंट मतलब 2,50,000 यू आर सेइंग। मतलब तुमका अमाउंट भी नहीं गिनते आ रहा ऐसा? 2,50,00,000 ऐसा? चलो ध्यान देना, सबसे पहली बात 50 करोड़ तो वैसे गए नॉट ऑफर टू पब्लिक,
अब 10% और 5% विच एवर इज लोअर, तो 5% प्लस आर्टिकल विच एवर इज लोअर था, तो यहाँ पे कितना है 5%, ठीक है। नाउ 50 करोड़ का 10% कितना होता है 5 करोड़, उसका आधा, दैट्स इट। मैं बता रहा हूँ कि भाई कैलसी लेने का इतना जरूरत नहीं था जितना तुम लेके विश्वास और बाद में बार बार देख रहे हो उसको। तो आंसर इज 2 पॉइंट। नाउ सम अप एवरीथिंग अबाउट सेक्शन नंबर 40। पहला बात क्या था, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, नेम इन द प्रोस्पेक्टस किसको अप्लाई किया है। तीसरा, वॉट एवर द मनी रिसीव्ड यूज ओनली फॉर टू पर्पस, इधर अलॉटमेंट और रिफंड। तीसरा, अरे ढूंढ लो, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में 5 बातें कंडीशन में आती है। पहला, ऑथोराइज बाय आर्टिकल। दूसरा क्या, उसको कमीशन कैसे दोगे, आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रोसीड। तीसरा, रेट, अच्छा रेट क्या है, शेयर के केस में 5% और आर्टिकल विच एवर लोअर, डिबेंचर के केस में 2.5% एंड आर्टिकल विच एवर इज लोअर। नीचे डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, क्या, नेम, सिक्योरिटीज अंडरटेक एंड रेट ऑफ कमीशन। उसके बाद में बोलो, हाँ क्या बात है, नॉट ऑन द सिक्योरिटीज नॉट ऑफर टू पब्लिक, है ना। उसके बाद में लास्ट पॉइंट, फाइल टू आरओसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइट, बिना देखे याद आया, समझ में आ रहा है। सम अप एवरीथिंग खत्म, 4 वर्ड। पहला, लिस्टिंग अप्रूवल, एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज, सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा आना चाहिए, यूज ओनली फॉर टू पर्पस, अंडरराइटिंग कमीशन, एक बात कंडीशन और दूसरा बात रेट, दैट्स इट, गेम ओवर। समझ में आ रहा है। सेक्शन नंबर, अब इसको पढ़ने के पहले ना जो एक प्रोसीजर पढ़ते हैं हम लोग, समझो। प्रोस्पेक्ट पब्लिक इशू जब लाएंगे ना, तो पब्लिक इशू लाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, 2-2 महीना लग जाता, मैंने बताया। फिर उसको साइन करेंगे, कौन साइन करेगा रे, एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रपोज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब मुकेश अंबानी मेरे को ज्वाइन कर रहा है, डोंट यू थिंक उसका भी फायदा होगा कि नहीं होगा, द पर्सन हु इज प्रपोज टू बी डायरेक्टर इन द कंपनी। इसके अलावा रतन टाटा जी बोले मेरा भी नाम यूज कर, बोले एज अ डायरेक्टर, मतलब द पर्सन हु allow himself to designate as a director, he is director or not, no, but he allow himself to designate as a partner by holding out, director by holding out। समझ में आ रहा है क्या, he designated him name his name, ये बनेगा डायरेक्टर, लेकिन अभी है क्या नहीं, इसको प्रपोज भी नहीं, ये बोलता है लगा मेरा नाम बनेगा तेरे इस कंपनी में डायरेक्टर। कम टू द पॉइंट, है ना, वेलकम बैक। तीसरा, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, है ना, उस दिन भी बच्चे ने ऐसे किया था गड़बड़, वो सर अमल कमीशन होता है ना, बोले सर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात तुमको बोला था, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, है ना। तो try to understand, because when the liability come na, you will come across all these words, whatever I am saying in your class, not even a single word is फालतू। अगर ये जो वर्ड मेरे अभी मुंह से निकला है ना, existing proposed plus the person who designated his name as a director, you will see the reference in another section, why I am telling like this। समझ में आ रहा है, यहाँ पे तुमको ये दिखेगा existing director proposed director, इसके अलावा द पर्सन हु डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ वो किसी और सेक्शन में दिखेगा, आई कनेक्ट दैट। उसके बाद में अब तुमने प्रोस्पेक्टस बनाया, पूजा करोगे उस प्रोस्पेक्टस की, गणपति को चढ़ावा देंगे, गणपति कौन है अपने केस में, आरओसी, फर्स्ट फाइल विथ आरओसी। इसके बाद में अब हमने किसको फाइल किया, आरओसी को, जो तुमने प्रोस्पेक्टस फाइल किया ना, उसके बाद में पब्लिक को इशू करोगे कितने दिन के अंदर, 90। वाई 90,
याद करो, मैं आंसर देता हूँ, हिंट देता हूँ, तुम समझो। 90 इट्स अ करेक्ट आंसर। होती है ना 90, इट्स अ करेक्ट आंसर। वाई 90? लॉजिक है 90 के पीछे। दवाई लिए नहीं, तुम कैसे लेंगे? किस किस तुम लिए क्या? हाँ, फिर ऐसा क्या करी लगी छाओ? अच्छा, देखा है किसी को लेते वक्त? अच्छा, मालूम है उसमें आता है 90। हाँ, तो क्या रहता है? 90 इज अ क्वांटिटी ना। कितनी ली बेटा? 90 90 ऐसे करते ना वो, लिटिल लिटिल। बोले लिटिल से कुछ नहीं होता, 90 चाहिए मेरे को, है ना? वो दो दुकान को बोलते 90 चाहिए, तो 90 क्या 90? एग्जैक्टली क्वार्टर। मुआज, हाँ। बहुत ही बढ़िया मेरे भाई। अब वाई 90 quarter क्यों? Because after every quarter your financial position get changed. How can you say that my prospectus is same as it was earlier? After 90 days it's going to change na. Therefore within 90 days you must issue prospectus to public. अगर 90 डेज के बाद इशू किया तो प्रातः शून्य, मतलब void ab initio, स्टार्टिंग से ही गलत। समझ में आ रहा है क्या? इट डज नॉट हैव एनी वैलिडिटी, इट्स void. अच्छा, जिस दिन तुमने पब्लिक को इश्यू किया उसके 30 डेज के अंदर आपको क्या आ जाना चाहिए? शेयर एप्लीकेशन मनी प्लस मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बोथ आर डिफरेंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, लेकिन 10 लाख शेयर इशू किए, एक शेयर था मानो 10 रुपए का, तो 10 लाख शेयर कितने के हो गए? 1 करोड़ का। अरे यस और नो? 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, मतलब 1 लाख में से 90,000 कितने शेयर इशू किए थे? 10 लाख। 9 लाख लोगों ने मिनिमम सब्सक्राइब करना चाहिए, 9 लाख शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। समझ में आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन क्या 90 लाख आना चाहिए क्या? नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी यू डिसाइड, कंपनी एक्ट बोलता है 5%, मतलब 10 रुपए का शेयर होगा तो उसका 5% कितना आ रहा है? 10 रुपए का शेयर है, 5% हाउ मच? अरे बाप रे बाप, मायला आदमी हो गए तुम। अबे क्या 0.25 भी कैसे रे? सुनो 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 बच्चों, सुनो ना। शेयर एप्लीकेशन मनी को बढ़ाते हैं। 100 रुपए का शेयर है, कितना? 100 रुपए का शेयर है, तो 5% कितना होता है? 5 रुपए। अब 10 रुपए का शेयर है तो उसका 10% होता है 1 रुपया। उसका आधा 5% मतलब 50 पैसा, 0.5, 0.5। समझ में आ रहा है? बच्चा उधर बोले 5 रुपीज। अच्छा भाई, इधर तो लॉ का टीचर है, मतलब तुम ऐसे बोलोगे तो मैं एक्सेप्ट भी करेगा, ठीक है ना? एक आधा मैथ का टीचर अभी संकेत सर रहने दो, उनको अचानक से हार्ट अटैक आया रहता ना, केस तुम्हारे ऊपर फैल रहा हुआ रहता। तुम लोग है ना मैथ का क्लास करो ना संकेत सर का एक बार। अरे नहीं, मतलब फाउंडेशन में नहीं किया ना तुम अच्छे तरीके से। तुम जितने भी बच्चे हो मेजोरिटी यू आर नॉट देयर इन द फाउंडेशन। समझ में आ रहा है क्या? गो एंड ज्वाइन। कठिन है बाबा, तुम्हारा बहुत कठिन है, मालूम है क्या? आ जाओ। तो जिस दिन तुमने पब्लिक को इशू किया उसके 30 डेज में क्या हो जाना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्लस मिनिमम मिनिमम एप्लीकेशन मनी। कंपनीज एक्ट कितना बोलता है? 5%। बट कंपनीज एक्ट इज इररिलेवेंट ओवर हियर। व्हाई? सेबी एक्ट बोलता है 25%। अब तुम्हारे सिलेबस में 25 नहीं दिया, मैं सिर्फ बताया तुमको। तो मतलब अगर 10 का शेयर है तो 2.5 रुपए तुमको मिनिमम बुलाना पड़ता। किसके हिसाब से? सेबी के हिसाब से। तुमने 5 रुपए मंगाया एप्लीकेशन मनी पे, तो अगर मानो तुम्हारे 90% शेयर एक्सेप्ट नहीं हुए, सिर्फ कितने एक्सेप्ट हुए? 70%। मतलब 10 लाख में से कितने शेयर सब्सक्राइब हुए? 70 लाख। और शेयर एप्लीकेशन मनी तुम्हारे पास कितना आया होगा? तुमने 50% मंगाया था, 3.5 लाख ना। 50% ही उन लोगों ने पैसा दिया होगा। मानो तुम्हारे शेयर सब्सक्राइब तो वैलिड एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन मनी तो आ गया तुम्हारे पास, बट तुम्हारे पास क्या नहीं आया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। गेम ओवर। दूसरा, तुम्हारे पास 95% शेयर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन 95% मतलब 9 लाख
50,000। तुमने है ना सबसे 1-1 रुपया मंगाया था एप्लीकेशन के समय में, तो कितना रुपए हो गया? हाँ, 9,50,000 रुपीज आया ना। लेकिन क्या ये, तुम देखो टोटल अपना इश्यू साइज कितना का था? टोटल इश्यू साइज 10 लाख शेयर ऑफ कितने रुपए का था अपना? सॉरी, हाँ, एक शेयर 10 का था, तो कितना हो रहा है? 1 CR। अरे यस और नो? तुम्हारे पास कितना है? 9,50,000। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से पहले बात करेंगे, फिर सेबी एक्ट के हिसाब से बात करेंगे। कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है? मिनिमम मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड मिनिमम एप्लीकेशन मनी। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया कि नहीं आया? 90% पकड़ के चलो, प्रोस्पेक्टस में तुमने लिखा था 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो 10 लाख में से 9,50,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला कि नहीं मिला? मिला। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कंपनी एक्ट बोलता है 5%, मिला कि नहीं मिला? अरे सीधी सी बात है, 10 रुपए के शेयर में तुमने 1-1 रुपया मंगाया कि नहीं मंगाया? तो मिनिमम एप्लीकेशन आया कि नहीं आया? कंपनीज एक्ट सेटिस्फाइड। तुमने 10% आ गया इंस्टेड ऑफ 5%। नाउ कम टू सेबी एक्ट। सेबी सेबी के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। सेटिस्फाइड और नॉट? सेटिस्फाइड। मिनिमम एप्लीकेशन कितना होना चाहिए? मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25%। हाउ मच यू आस्क? ओनली 10%। वैलिड नॉट वैलिड? और जो कंपनी लिस्टेड होती है, इंटेंट टू गेट लिस्टेड होती है, उस पर कौन प्रिवेल करता है, सेबी या कंपनीज एक्ट? तो इन रियलिटी योर सब्सक्रिप्शन फेल, योर आईपीओ जो भी तुम्हारा पब्लिक इशू था वो क्या हो गया? फेल हो गया। बट ये वाला पोर्शन आपकी सिलेबस में दिया ही नहीं आपको। ठीक है, आपको क्या बोला है? 5% मिनिमम एप्लीकेशन मनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सिंपल सी बात, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितने दिन में आना चाहिए? विद इन 30 days टू पब्लिक इशू। समझ में आ रहा है क्या? अब क्वेश्चन मेरा सिंपल सा बात है, अगर सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन मनी नहीं आया तो पब्लिक इशू फेल। तो जिस दिन तुम्हारा पब्लिक इशू क्लोज हुआ उसके 15 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? फंड रिफंड करना पड़ेगा, पैसा रिफंड करना पड़ेगा। देखो सेक्शन 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? पब्लिक इश्यू ओपन होता है कितने दिन के लिए? मिनिमम 10 मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 डेज। तो जिस दिन तुमने पब्लिक को इश्यू किया प्रोस्पेक्टस, उसके कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर क्या आ जाना चाहिए? दो चीजें, मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्लस मिनिमम एप्लीकेशन मनी। समझ में आया? और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन मनी नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड। लेकिन रिफंड कहां से? जिस दिन ऑफर क्लोज हुआ ना वहां से 15 डेज। अच्छा तुमको बताओ, ये जो सिंपल से दो वर्ड है ना, 30 डेज और 15 डेज, कहां से आते हैं? दोनों भी पॉइंट अलग अलग है। पहला है पब्लिक को प्रोस्पेक्टस दिया, वहां से 30 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो रिफंड कहां से होगा? क्लोजिंग ऑफ पब्लिक इश्यू से। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन ये आता है, ये जो क्वेश्चन है ना 8 मार्क के लिए पूछा गया था। द ओनली डिफरेंस, बच्चा ये पकड़ ही नहीं पाया, यहाँ पे पब्लिक इश्यू से 30 डेज है, यहाँ पर क्लोजिंग से 15 डेज है। अब ये क्यों नहीं पकड़ पाया, इसका मैं कारण बताता हूँ तुमको। कोई भी बच्चा है ना किसी भी चीज को सिर्फ ऐसे पढ़ता है जैसे क्या वो सब्जेक्ट है, आप उसकी इम्प्लीकेशन नहीं समझते हो, आपको इम्प्लीकेशन समझना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ 30 डेज के अंदर मेरे को क्या आ जाना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसका मतलब 30 डेज के अंदर ऑफर ओपन होकर ऑफर क्लोज भी हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ 30 डेज में रिजल्ट आना है,
इसके मतलब एग्जाम 30 डेज के पहले खत्म होके उसका रिजल्ट भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली मैंने ना सीए वालों को डेज कैलकुलेट करके बताया था। तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मानो ये नहीं बोला है कितने दिन में ऑफर ओपन करना है, बोला है क्या? नहीं। लेकिन 30 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया, मतलब 30 डेज के अंदर ओपन होके क्लोज भी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आता है, सपोज 1 जनवरी को मैंने क्या किया, इश्यू किया पब्लिक को, मतलब क्या, मैंने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया। अब यहां से 30 डेज मतलब कितना आएगा, 30 जन, इसके अंदर ऑफर ओपन प्लस ऑफर क्लोज। लेकिन आपको नहीं लगता है क्या सर 8 दिन और कम करो, क्यों? 30 दिन के अंदर सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज होता है बंद, तो वैसे 8 दिन और खत्म हो गए, प्लस नेशनल हॉलीडे, इफ इट इज नॉट सैटरडे ऑन सैटरडे संडे, दैट 1 more days। समझ में आ रहा है क्या? तो आपने समझो 7 दिन के अंदर विद इन कितना, 7 डेज पब्लिक इश्यू लेकर आया। मतलब कब लेकर आया, मानो 7 जनवरी को। ऐसे मान के चलता है एक सैटरडे संडे यहाँ पे हो गया। पब्लिक इश्यू मिनिमम कितने दिन के लिए ओपन होना चाहिए, 3, मैक्सिमम 10। समझ में आ रहा है क्या? मानो आपने पब्लिक इश्यू ओपन रखा कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए। 8 दिन के लिए अगर ओपन रखना है तो पहले 5 डेज, अरे सुनो, फिर 2 दिन क्या मिलेगी, पब्लिक हॉलीडे सैटरडे संडे, प्लस 3 डेज। 8 दिन के लिए रखा था ना, तो लोगों को लगता है 8 दिन एक के पीछे एक होते, नहीं होते, बीच में पब्लिक हॉलीडे तो आते हैं ना। तो कितने दिन हो गए वो, 10 दिन हो गए। मतलब आज का तारीख क्या है, 17 जैन। तुमको यहाँ तक ही समझ में आ जाएगा ना सब्सक्रिप्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो सर ये एक्स्ट्रा दिन क्यों हाथ में, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हिट नहीं हुआ है, आजा मेरे भाई अंडर राइटर। अच्छा सर पब्लिक इश्यू अगर 10 दिन के लिए ओपन रहा रहता तो फिर बेटा यहाँ पे 2 बार आ गया रहता पब्लिक हॉलीडे, तो किस केस में अंडर राइटर के हाथ में कितना दिन बचता है ये तक मैंने कैलकुलेट करके बताया, मतलब सीए वालों को। बिकॉज अबे 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, अनलेस यू विल नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक। समझ में आ रहा है क्या? अब सुनो, 17 तारीख को तुम्हारा क्या हो गया था, पब्लिक इश्यू क्लोज हुआ ना, तुमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन में आ जाना चाहिए, 30 जनवरी तक। जब आपने पब्लिक इश्यू ओपन की, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस दिया, उसके 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन आना चाहिए। मानो 30 जनवरी तक तुमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन आया ही नहीं, मेरे को बताओ कितने दिन में रिफंड करोगे? 15 दिन, मतलब 15th of Feb, यस और नो? नो। 17 जान से आगे 15 दिन। हाउ मच एक्स्ट्रा डे? 30 जान के बाद में कितने दिन बचे हैं, 17 जनवरी से 30 जन, 12 दिन हो गए, 12-13 दिन। अरे सुनो, ओनली 2-3 days लेफ्ट इन द योर हैंड टू रिफंड। रिफंड में कैसे सैटरडे संडे काउंट, उधर उधर तो क्लोजर से 15 दिन ना, इवन 30 डेज के अंदर भी सैटरडे संडे काउंट नहीं किया है। 30 डेज वो तो ऑफर ओपन रखोगे उसमें सैटरडे संडे मैंने बताया। मैंने जब बोला 30 दिन, 1 जनवरी से डायरेक्ट 30 जनवरी उठाया ना, ऐसा बोला कि सैटरडे संडे कम, मैंने तो बोला 30 दिन के अंदर तुम कम कर लो, इतने दिन तो काम ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आना कितने दिन में आना चाहिए, मतलब कितना ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है जब पब्लिक इशू आता है। समझ में आ रहा है क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन में नहीं आया, 17 जनवरी तक, यू मीन टू से, है ना? नहीं, 30 जनवरी तक नहीं आया। हाँ दिया है, तो इसलिए तो अपन ने अंडर राइटर। अब सपोज तुम्हारा अंडर राइटर भाग गया, सर अब क्या करोगे? अब तुम कुछ नहीं कर सकते, रिफंड। लेकिन सर गलत हुआ है ना, अंडर राइटर का अपन लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे, उसका लाइसेंस कैंसिल। अब वो किसी के लिए अंडर राइटर नहीं बन सकता जिंदगी में, जस्ट बिकॉज उसने तुम्हारे साथ में दगा किया, है ना? दगा बाज रे, खत्म, गेम ओवर। बोलो। हाँ, काय को रिफंड 17 से ही करना है?
विद इन 15 days, ट्राई अप टू द लास्ट डेट। 30 जनवरी तक मालूम पड़ा अपने से कुछ हो नहीं पाया, इन द नेक्स्ट 3-4 days रिफंड। अच्छा दूसरा ऑप्शन, तुमने अंडर राइटर लगाया ही नहीं था, तुमको तो रिजल्ट 17 कुछ आ गया ना, रिफंड। क्या समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? सो इस लेवल पे इन द सीएस एग्जामिनेशन दे आस्क द सेम क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स, द आंसर सिर्फ 2 वर्ड थे, 30 days फ्रॉम प्रोस्पेक्टस इश्यू एंड 15 days फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। समझ में आ रहा है क्या? अब इधर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई तक तुमने पहले 15 दिन तक नहीं इश्यू किया, बाद में तुमने ऑफर पीरियड ओपन किया और ऑफर पीरियड सिर्फ 4 दिन के लिए ओपन किया, तो अकॉर्डिंगली हमें ये तक कैलकुलेट करना पड़ता है अंडर राइटर के हाथ में कितने दिन बचे हुए। क्या क्या क्लोजिंग 30 दिन के आगे कैसे जाएंगे? मेरे को एक बात बताओ, वो बोल रहे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 days में आना है। फिर मतलब इसमें कितना बड़ा सियाप्पा है बेटा। वो जो रहेंगे ना मर्चेंट बैंकर, and the company will take you left and right to make sure that will they will kick on your ass and you should go outside। समझ में आ रहा है क्या? 27 जन को ओपन किया, ठीक है, इसको मतलब बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि तुम्हारा 30 जन को मिनिमम 3 दिन का ओपन किया तुमने, ठीक है, तो 30 जन को तुम्हारा खत्म हो जाएगा और 30 जन तक तुम्हारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी हाथ में रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? सर 30 जन को मिनिमम सब सेम डे अंडर राइटर आज के आज अप्लाई कर। समझ में आ रहा है क्या? शाम के पहले खत्म विषय। मतलब वो अंडर राइटर 3 बजे तक देखेगा कितने सब्सक्राइब हुए कितने नहीं हुए, मैं कर रहा बोले, है ना, 3:30 बजे बंद होता है ना। अच्छा सुनो, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, व्हाई 15 days एंड व्हाई 30 days एंड व्हाई 90 days। क्या ऐसे आई टोल्ड यू ईच एंड एवरी पॉइंट, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट, कम टू द पॉइंट। सो दो कंडीशन है सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 1 के अंदर। पहले तो अलॉटमेंट कब करोगे? दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई, कौन सी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, है ना, सेटिस्फाइड विद इन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अच्छा इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कितने दिन में करना है? आरओसी को फाइल करने के बाद 90 days। एंड रिफंड इफ नॉट रिफंडेड विद इन 15 days ऑफ, अगर तुमने रिफंड नहीं किया तो तुमको क्या देना पड़ेगा? फिर तुमको देना पड़ेगा बच्चों 15% पर एनम के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट। समझना है? अब सुनो सेक्शन, अब अभी मैंने आइडिया दिया, अब पढ़ो। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, नो अलॉटमेंट शैल बी मेड, मतलब अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते कब तक? जब तक मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर तुम्हारे क्या नहीं हो जाते सब्सक्राइब। कंपनी एक्ट बोलता है कितना? जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा है। सेबी एक्ट कितना बोलता है? और मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हो जाता है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट। लेकिन सेबी एक्ट कितना बोलता है? समझ में आया? इसके बाद में रुको, ऑनलाइन वाले बच्चों को, हाँ बोलो। हाँ हाँ, नहीं तुमने वो लिखना ही नहीं है, तुमको यही ध्यान रखना है। अबे बताते वक्त मेरा काम है कि नहीं है? कल जाके तुम 4 लोगों में खड़े हैं और किसने तुमको ये बोला कि तेरे टीचर ने तेरे को ये नहीं बताया, तो बेटा तुम्हारा बाद में पहला बेइज्जती मेरा है। समझ में आ रहा है क्या? तो भी मैं बहुत रोकता हूँ खुद को कि मैं तुमको नहीं पेलू ज्ञान। else I read around 80-90 pages on one section। समझ में आ रहा है? हम लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं रहे, पहली बात तुम ये समझो। गो एंड रीड द कंपनी एक्ट रिटन बाय रमैया, रमैया पब्लिकेशन है ना। else read the companies act book written by KR Chandratre, Dr. KR Chandratre। 80 90 90 100 100 120 125 pages written on each and every section। समझ में आ रहा है? where they explain the logic, why 15 days, why 30 days। so credit is not goes to me, it goes to KR Chandratre sir। presentation is my art, but the knowledge inside is belong to someone else ना। समझ में आ रहा है क्या? दैट्स इट, कम टू द पॉइंट। तो अपन ऐसा कोई बहुत कुछ भारी का, मैं रोकता हूँ खुद को बहुत सारी चीजें बताने से, ठीक है, लेकिन मैं उतनी तो बताता हूँ।
जो मुझे लगता है शायद कोई और बताता नहीं होगा, आई अज्यूम, है ना, उससे ज्यादा ही मैं बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और नेक्स्ट ईयर से मैं नेक्स्ट बैच से मैं आई डू वन थिंग, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट पोर्शन है ना, बेसिक जो 14 लेक्चर तुम्हारे हैं, मैं बच्चों को बोलूंगा भाई वो फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हो, वो मैं वापस नहीं पढ़ा रहा है, उसके मैं लेक्चर आपको दे दूंगा, क्योंकि लेक्चर अपने तुम्हारे क्लास में मैंने पूरी शिद्दत से रिकॉर्ड किया है ना, देख ले तेरे को मजा आएगा, बट आई विल नॉट टीच बिकॉज आई विल गेट इनफ टाइम टू गिव, मतलब जिसको समय देना है उसको समय देने में समय मिलेगा ना। सेल ऑफ गुड्स अगेन आई विल नॉट टीच, लेक्चर आर अवेलेबल 8 लेक्चर वॉच, जो फाउंडेशन में हुआ है आई विल नॉट टेक एफर्ट्स ऑन दैट अगेन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इफ, अच्छा, टाइम लिमिट फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिफंड ऑफ मनी कितना है रे? बोलो। 30 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एंड रिफंड के लिए 15 डेज। इफ नॉट रिपेड देन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट 15% पर एनम। सेकंड पॉइंट, अगर आपने अलॉटमेंट कर दिया, यू नीड टू फाइल वन फॉर्म PAS3, इट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, है ना। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट इनकम टैक्स रिटर्न, लाइक अलॉटमेंट का रिटर्न किसको दोगे? ROC को, विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, दैट्स इट। टू मेजर सेक्शन आर डन, 39 एंड 40। कम टू द पॉइंट, समराइज, पहले बिना देखे समराइज करो जो जो तुमको याद है, ऑनलाइन वाले लोग लो, तुम भी करो। सबसे पहला पॉइंट, सेक्शन नंबर 39, कंपनी यू कैन नॉट अलॉट दी शेयर्स अनलेस आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्लस मिनिमम अलॉटमेंट नहीं रिसीव हो जाता है विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक, ऑफ कोर्स। दूसरा, अगर आपने अलॉटमेंट कर दिया तो ROC को क्या दोगे? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फॉर्म नंबर पास 3 PS3 विद इन 30 डेज। सर अगर हमारा अलॉटमेंट नहीं हुआ तो 30 डेज के अंदर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं हुआ तो रिफंड विद इन 15 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ इश्यू। नेक्स्ट पॉइंट कि सर खत्म हो गया ना, इफ नॉट रिफंड, अगर इसमें मैंने किया डिले तो 15% पर एनम, दैट्स इट, गेम ओवर। कम टू द पॉइंट, summarize. Minimum subscription, minimum application money within 30 days from the issue of prospectus if satisfy allotment PS3 ROC को, if not satisfied refund within 50 days from the closure, else pay 15% per annum interest. It take a very less time to summarize but it take time to understand. समझ में आ रहा है क्या? क्या हुआ आज? कल रात में कितने बजे सोया तू? 2 बजे? तो कितने बजे उठा? ऐसा कौन करता मेरे भाई? जल्दी तो सोया कर। फिर उसके बाद में क्लास में आके सोना अच्छा लगता क्या? अच्छा लगता सर, सब लगता सर, है ना। गाइस समझ में आया? वी आर डन विथ हाउ मेनी सेक्शन? 2 सेक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट थे नहीं थे? अब सोचो अपन इजी इजी पढ़े रहे तो बाद में इधर आया रहते, तुम बोले क्या माता बच्ची है। समझ में आ रहा है? माता बच्ची मतलब तान हो रहा है ना दिमाग को कि भाई डिफिकल्ट चीजें पढ़ा रहे हो सर, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही होता है। क्या हुआ? माता बच्ची वर्ड पहली बार सुना? वाह बेटा, कतई जाने दो। एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 26, जनरली इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू रिटेन। आई मेड इट इजी टू रिटेन। समझ में आ रहा है? मैंने देखो तुम्हारे इंटर लेवल पे है ना, मैं कभी भी चीजों को ट्रेस नहीं करता हूँ कि तुम लोग है ना बेर रैक के वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। फाइनल आई विल स्क्रोल यू, है ना। मतलब स्क्रोल करना मतलब कैसा है कि भाई पेल दूंगा मैं तुम लोगों को वहां पे, मतलब तुम्हारी नॉलेज के साथ में, सेक्शन रीडिंग के साथ में, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन स्किल के साथ में, बट एट अ फाउंडेशन इंटर लेवल। ठीक है ना बाबा? तुमको एक बात मालूम होना चाहिए दैट
सीएमए इंटर का सिलेबस इज बिगर देन सीए इंटर का सिलेबस। उनको कितना पढ़ाना पड़ता है मालूम है क्या? सेक्शन 1 से लेके 148 कंपनीज एक्ट है ना भाई, सिर्फ अच्छे से पेलो, है ना। दूसरा, इसके अलावा एक फॉरेन कंपनी बोल का कंसेप्ट है, उसके बारे में सर वो अपन ने पढ़ा था ना बेटा, वो इतना सा था, उनको थोड़ा बड़ा है ना। कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया के बारे में। उसके बाद में फेमा है, फेमा भी पूरा नहीं, इतू सा है, इंटर में इतू सा ही है, तुम्हारे फाइनल में भी इतू सा ही है ठीक है, तो फेमा पढ़ाने का है। और उसके बाद में एक है जनरल क्लॉज एक्ट, और एक है तुम्हारा कौन सा है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, खत्म। तो उनको इतना पढ़ाने का। अपने सिलेबस में कमर्शियल लॉ, उधर 5 5 6 6 एक्ट, कंपनीज एक्ट सेक्शन 123 तक, मतलब उनसे और अपने इसमें थोड़ा सा फर्क, लेकिन अपने को आगे का पढ़ा है डायरेक्टर, जो उनको नहीं पढ़ाते। उसके बाद में दूसरा चीज हमारे पास है इंडस्ट्रियल लॉ, हमारे पास है इथिक्स। द सिलेबस ऑफ सीएमए इंटर इज मच बिगर देन सीए इंटर, बट if the content is bigger, the scope is restrained 100 marks. So rather than asking अच्छे अच्छे क्वेश्चन, they are start asking easy वाला क्वेश्चन, बच्चा बच्चा क्वेश्चन इन सीएमए इंटर। पहला प्रॉब्लम। बट द डे they will turn the game ना, and they will start asking the question जो अपन लोग पढ़ाते हैं, फिर आएगा मजा, जबरदस्त वाला। तो आ जाओ हम लोग करते हैं सेक्शन नंबर 26। सेक्शन 26 बात करता है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें गिनकर 6 पॉइंट याद रखे तो खत्म हो जाता है। उसमें के 3 पॉइंट तो हम पढ़कर आए हैं, मतलब पढ़ना नहीं है। क्यों सर? देखो, वैलिडिटी, प्रोस्पेक्टस किसको फाइल करते हो सबसे पहले? आरओसी को फाइल करते हो। उसके पहले क्या करते हो? ड्राफ्ट एंड साइन, इट मस्ट बी डेटेड, अरे यस और नो। तो देखो, पहले तो प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट करो, फिर साइन करो। कौन साइन करेगा? द पर्सन हु इज डायरेक्टर एंड द प्रपोज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कब? डेजिग्नेटेड, है ना। दूसरा, सुनना, जिस डेट को तुमने साइन किया, दैट डेट कॉल्ड एज डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब लॉ बोलता है इसके बाद में किसको फाइल करो? आरओसी को। आरओसी को देने के बाद में पब्लिक को कितने दिन में दो? 90 डेज। सर वेर इट इज रिटर्न? सेक्शन नंबर 26। क्या मैंने अभी पढ़ा है, पहले ही पढ़ा दिया? अब एक टेक्निकल पॉइंट है, क्या कि अगर तुमने तुम्हारा प्रोस्पेक्टस, एवरी प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड एंड साइन। जिस डेट पे तुमने प्रोस्पेक्टस को साइन किया, दैट इज डीम डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब उसके बाद में किसको फाइल करना है? उसको जब आरओसी को फाइल करोगे, एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज डायरेक्टर साइन करेगा, एंड साइन द कॉपी एंड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड शैल बी डिलीवर्ड टू आरओसी। पढ़ो, ऑन एंड बिफोर डेट ऑफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टर ने, सारे डायरेक्टर ने साइन किया 5 तारीख को, 5 तारीख इज द डेट ऑफ व्हाट? पब्लिकेशन। सेम डे आपको किसको फाइल करना है? तो सेम डे का समझ में भी आता है। ऑन एंड बिफोर क्या होता है? द डेट व्हेन डायरेक्टर साइन इज द डेट ऑफ पब्लिकेशन, एंड आरओसी क्या बोलता है? मेरे को डेट ऑफ पब्लिकेशन के पहले, नहीं तो उस दिन तक फाइल करना। अब मेरे को टेक्निकल पॉइंट क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में। सपोज आई हैव 6 डायरेक्टर, 2 इंडिया के हैं, एक चाइना का है ना। अच्छा, इंडिया का एक राजस्थान में रहता है, एक गुजरात में रहता है, नहीं गुजरात का एक महाराष्ट्र में, दूर दूर रखते ना। राजस्थान, महाराष्ट्र, इंडिया के 2, चाइना, अमेरिका, सिंगापुर एंड पाकिस्तान। ऐसा क्या? पाकिस्तान का भी डायरेक्टर नहीं बोला है क्या रखने को? 6 डायरेक्टर है, कहा का के? इंडिया के 2, दूसरा चाइना, अमेरिका, सिंगापुर, पाकिस्तान। साइनिंग एक दिन में होगा क्या प्रोस्पेक्टस का? और इट विल टेक अ टाइम। जिस दिन लास्ट साइन करेगा, दैट विल बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन। सबसे लास्ट में साइन किया पाकिस्तान वाले ने, सेम डे यू विल फाइल। हाउ कम? उसने साइन किया रात में 10 बजे हाउ यू आर गोइंग टू फाइल विद आरओसी? अच्छा, तुमने प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड, मतलब इट मस्ट बी प्रिंटेड। तुमने डेट लिखा 1 जनवरी, डायरेक्टर आर साइनिंग ऑन 5th of January,
डेट ऑफ पब्लिकेशन इज 1 जनवरी या 5 जनवरी? 1 जनवरी। क्यों? डेटेड, एंड डेट विल बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन। कंफ्यूजन नहीं लग रहा है क्या? क्या सॉल्यूशन है? लॉजिक के साथ में बात करना। जब भी प्रोस्पेक्टस बना रहे हो 15 दिन का आगे का दिन रखो ना, डेट ही 15 जनवरी लिखो। बन गया 1 तारीख को, डेट क्या लिखा है? 15। साइनिंग हो गए सबके 6 तारीख तक, बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन फाइल विथ आरओसी। सर साइनिंग सबके मिले 14 जनवरी को, बिफोर द डेट फाइल, सर मिले 15 को, फाइल ऑन द डेट, है ना? कल मैंने बच्चों को ऐसे समझाया था, जब मैंने ना बच्चों को वो सिखाया सम कैसे निकालते हैं, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, तो खतरनाक खतरनाक सम बनाए। मैंने बोला अब कोई तुम्हारे मजे लेने गया ना, उसको है ना लास्ट वाले 2 क्वेश्चन पूछ देने का आता ना भाई तेरे को बहुत, अब बता कैलकुलेट करके, आई नो नहीं निकलेंगे उनसे आंसर, ठीक है ना? तो मैंने बोला मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड मतलब हम लोग, हमारी, हम 5-6 दोस्त हैं, हमारी एक फ्रेंड थी प्रिया मधवानी वगैरह कुछ उसका नाम था, है ना? नहीं प्रियंका मंदवानी वगैरह समथिंग नाम था उसका, मेडवानी। तो वो है ना, शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंपनी सेक्रेटरी, मतलब होता है 20 साल के पहले बन जाता है वैसे वैसे, छोटी सी, है ना? अब उसका हालत कैसा, हालत छोड़ो, उसका आदत कैसा, हमारा जो फ्लोर है, हमारे फ्लोर पे आएंगी, ठक 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 बजाएंगी, हाँ, और लगेज फिर उधर मुंह करके जा रही है, फिर हमने दरवाजा खोला, फिर वो देख रहे हैं हम उसको जा रहे हैं, फिर वो जैसे पीछे देखेंगी हंसेंगी और फिर जाएंगे। मतलब ये टाइम पास करती थी कि नहीं करती थी? अब जो मेरा दोस्त था नीरज, मेरा रूममेट, उसका एक शब्द था बहुत, अब उसको वो थी अहमदाबाद की, उसको है ना हिंदी आती नहीं थी, तो लेकिन उसको ऐसा जो चीज आती नहीं वो बोलने में अच्छा लगता तुमको, है ना? तो मेरा जो रूममेट था वो हमेशा एक बात बोल, चायला जय महाराष्ट्र, चायला जय महाराष्ट्र। तो उसका ट्यूनिंग इतना भारी ना, उसने उससे वर्ड सीखा, मतलब कुछ भी हुआ ना, बोले तेरे को सेलिब्रेट करना है तो यूज दैट वर्ड। किसने कुछ भारी कहा, चायला जय महाराष्ट्र, ऐसा वो अलग ही बोलती थी, है ना? बोला ठीक है। मैं उसको आया, मेरा एक बार दिमाग खराब, मतलब वो ऐसा आती बजाती टक 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 चल जाती, मैंने बोला प्रियंका इधर आ। बोला कभी ऐसा होता है क्या कोई बार 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 तेरे को परेशान करता है? बोले होता है ना। मैंने बोला उसको है ना 2 शब्द, तेरे को मराठी अच्छी लगती है ना सुनने को? बोले हाँ। मैंने बोला मैं तेरे को सिखाता, बोला मराठी, वो वर्ड जाके वहां पे यूज करना। बोला चड्डीत आणि डोक्यात नाही। तो शी लाइक इसका मतलब क्या होता है? मैंने बोला देख सामने वाला अगर बहुत परेशान करे ना, तो आदमी को गुस्सा आता है, तो फिर अपन उसको बोलते हैं बी इन योर लिमिट एंड डोंट ट्राई टू एंटर इनसाइड माय माइंड। अच्छा, बोले वापस वापस, ला, हाँ, चड्डीत राहायचं डोक्यात नाही शिरायचं. सुशीला, ए चड्डीत राहायचं आणि डोक्यात नाही शिरायचं. तो उसका जो ट्यूनिंग था ना, इट वाज रियली ऑसम, समझ में आ रहा है क्या? तो बट शी डिडंट अंडरस्टैंड, मैं उसको बोल रहा था मत करिए हरकतें जो तू कर रही है, टिंग टोंग करके भग जाने का, समझ में आ रहा है क्या? परेशान कर रही है नहीं क्या? तो दैट्स इट। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, दिस कंसेप्ट ना, डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड सेम डे फाइलिंग का होना चाहिए, एंड ऑन एंड बिफोर। किसने मजे लिए ना, बी इन योर लिमिट, डोंट ट्राई टू एंटर इनसाइड माय माइंड, इफ यू हैव माइंड ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या? विजडम जिसको अपन ने बोले थे ना इनिशियल डेज में, दीज आर दोस पॉइंट्स। अंडर राइटर के डेथ में हाथ में कितने दिन बचते बोले थे ना, दीज आर दोस पॉइंट विजडम दैट पीपल जनरली नॉट अवेयर। समझ में आ रहा है? खत्म हो गया ये सेक्शन। क्या है ये बात तो अपन पढ़ लिए ना, इट मस्ट बी डेटेड, इट मस्ट बी साइन। दूसरा, आरओसी को फाइल करो साइन करके, है ना? उसके बाद में पब्लिक को कितने दिन में इश्यू करो? 90 डेज। प्रोस्पेक्टस नॉट वैलिड इश्यूड आफ्टर 90, प्रातः शून्यता, मतलब वॉइड अब इनिशियो, है ना? अच्छा, प्रोस्पेक्टस में कंटेंट होना चाहिए क्या? बोले हाँ। पहले ना बहुत बड़ा कंटेंट लिखा हुआ था, एक एक दो दो पेज का, बच्चों को पूछते थे राइट डाउन 20 कंटेंट, तो बच्चे का हालत खराब होता था। अब हटा दिया, क्या बोला? क्योंकि ये जो कंटेंट, देख कितनी खुशी, क्योंकि ये जो कंटेंट कंपनीज एक्ट में लिखा है वही सेबी एक्ट में लिखा था, और अपने को क्या फॉलो करना पड़ता? सेबी एक्ट। खत्म ना विषय।
तो बोला कंटेंट क्या है, सच इंफॉर्मेशन एंड सच ए रिपोर्ट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेबी बताएंगी, बोले सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करके क्या क्या कंटेंट, वही कंटेंट, और जब तक उन्होंने कुछ नया नहीं बताया तब तक सेबी एक्ट में जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो डालो, खत्म विषय। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा आता है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंस डिक्लेरेशन दो। कंप्लायंस डिक्लेरेशन मतलब कि भाई हमने कंप्लाई किया है, किसको, कंपनी एक्ट 2013, और हमने टांग नहीं तोड़ी है, किसकी, ना कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन का उल्लंघन किया है, ना ही सिकरा, अभी बोला था ना सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, है ना, ना ही सेबी एक्ट 1932। समझ में आया, दो बातें, हमने किसको इज्जत दी है, कंपनी एक्ट 2013, और हमने किसको बेइज्जत नहीं किया है, ना कंपनी एक्ट को, ना सिकरा को, ना, दैट्स इट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने, वैलिडिटी ऑफ, ये खत्म हो गया। एक्सपर्ट स्टेटमेंट, एक्सपर्ट स्टेटमेंट मतलब क्या, व्हाट इज एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्या होता है, आप नहीं वे, मैं बताता हूँ, तुम कोशिश मत करो बताने की, ये बोल रहा हूँ। सपोजिंगली कंपनी है और कंपनी को एक डिक्लेरेशन देना होता है, फॉर एग्जांपल कि हमारी कंपनी है और हम लोगों ने सीएसआर किया है, ठीक है, आज तक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस सोसाइटी में जी रहे हो उनके प्रति भी तो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अरे यस और नो, आवर मैराथन लेक्चर आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ द सीएसआर एक्टिविटी। अगर ऐसा कोई बोला ना, वो कतई तुमको क्या बना रहा है तुम समझ जाओ, सीएसआर पढ़ो बोलना पहले, और देखना सीएसआर का मतलब क्या होता है, किसको एप्लीकेबल होता है, कैसे होता है ना। हाँ, दूसरा, हमारे कंपनी ने अच्छी अच्छी बातें क्या है, एनवायरमेंटल लॉ का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है, किया है। हमारी कंपनी ने इंडस्ट्रियल लॉ का कंप्लायंस करना अच्छा है या नहीं करना अच्छा है, लेबर के फेवर में होता है ना, करना अच्छा है। अब सीन ऐसा हुआ, सतीश भाई थी, आई एम एक्सपर्ट, है ना, से फॉर एग्जाम्पल, मानो, तुमको मालूम है नहीं है लेकिन तुम मानो, मैं मानता, तुम भी मानो, तो मैंने लिखा कि भाई कंपनी ने सीएसआर के सारे प्रोविजन पालन किए हैं, कंपनी ने इन्वायरमेंटल लॉ के सारे लॉ को कंप्लाई किया है, और कंपनी ने इंडस्ट्रियल लॉ के भी सारे लॉ को कंप्लाई किया। तो दिस इज स्टेटमेंट गिवन बाय हुम, एक्सपर्ट। अब ये स्टेटमेंट काय को होना, तो इज्जत बढ़ेगा तुम्हारा चार लोगों में, लोग सोचेंगे कि इसके डिसीजन के बेस पे, इवन तुम्हारी कंपनी कंस्ट्रक्शन सही से करती नहीं करती, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लगता है, कॉन्ट्रैक्ट का सर्टिफिकेट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सर्टिफिकेशन देता है ना, कितना परसेंट हुआ क्या हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, he is also expert, not only we are the expert. So every person having a professional qualification and eligible to give professional services are become expert, and their statement in the prospectus called as expert statement। expert statement की कुछ कंडीशन है, सपोजिंगली सतीश भाई इज अ लॉ के लिए तो थोड़ा सा मान सकते हो तुम लोग कि ज्ञान है अपना, है ना। सेकंड चीज, एक कंपनी है, कौन सी, लीगल शार्क सर्विसेज प्राइवेट नहीं, प्राइवेट ने को लिमिटेड, है ना। नाउ माय कंपनी इज इशूइंग व्हाट, प्रोस्पेक्टस, मतलब वी आर आस्किंग फॉर व्हाट, मनी, किससे, पब्लिक से। नाउ आई ओनली गिवन अ स्टेटमेंट, आवर कंपनी कंप्लाइड विथ सीएसआर, environmental law and industrial law, whether the statement given by Satish Bharati is an expert statement or not, मेरी खुद की कंपनी है, still I am a person of a professional qualification and I am giving a service in the professional nature, so the statement given by Satish Bharati in the nature of professional nature, in the nature of professional nature, after qualifying the professional qualification, it is a expert statement or not, answer is no. Why? Expert must not be engaged in the promotion and the formation of the company। तो मेरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट है लेकिन वो एक्सपर्ट स्टेटमेंट। सो देखना, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट में बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। व्हाट इज टर्म्स एंड, हु इज और हैज नॉट बीन एंगेज इन प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा, कंसेंट कैसा दिया उसने अपना, हैज गिवन रिटर्न कंसेंट, हाँ मैं मेरा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, है ना,
एंड द स्टेटमेंट इज नॉट विड्रॉन, कब तक, बिफोर फाइलिंग विथ आरओसी, मैंने मेरे स्टेटमेंट को विड्रॉ भी नहीं किया। और आपको ये बात प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा, दैट एक्सपर्ट हैज गिवन स्टेटमेंट, he is not engaged in the promotion formation of the company, he has given his consent and the consent is not withdrawn। ये बात कहाँ पे, मतलब statement in the prospectus क्या, that the expert has given his written consent and not is withdrawn। समझ में आ रहा है क्या? That's it, we are done with section number 26। summarize it 6 पॉइंट में समराइज करो। सबसे पहले सेक्शन नंबर 26 लॉजिकली करोगे ना तो आ जाएगा। सबसे पहले इट मस्ट बी डेटेड एंड साइन। अच्छा, डेटेड साइन तो इसको क्या बोलेंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन। दूसरा, उसके बाद में फाइल किसको करो, आरओसी। कब, ऑन एंड बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है तुम्हारा कि सर इसके बाद में पब्लिक को कब तक इश्यू करना है, 90 days। इफ इश्यू आफ्टर 90 डे वैलिड और नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। अच्छा ठीक है, इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी और कौन सी रिपोर्ट होगी, जो सेबी प्रिस्क्राइब करेगा, किसके साथ बात करके, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब तक कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करता है तो सेबी एक्ट को रेफर करो। समझ में आ रहा है? उसके अलावा और क्या होना चाहिए इसके अंदर, कंप्लायंस डिक्लेरेशन। हमने किसकी इज्जत की है, कंपनी एक्ट 2013। किसको बेइज्जत नहीं किया, ना कंपनी एक्ट, ना सिकरा, ना सेबी। और लास्ट में एक्सपर्ट स्टेटमेंट। एक्सपर्ट स्टेटमेंट की 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, is not engaged in the promotion, formation, management of company, he has given written consent and the consent is not withdrawn। That's it, game over। section number 26 is done। sir summarize। पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है, मैटर टू बी स्टेटेड, इट मस्ट बी डेटेड, इट मस्ट बी साइन। इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट एज मे प्रिस्क्राइब बाय सेबी इन कंसल्टेशन विथ सेबी इन कंसल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंप्लायंस डिक्लेरेशन। 3 बातें हैं। दूसरा, एक्सपर्ट स्टेटमेंट, एक्सपर्ट शुड नॉट एंगेज इन द प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा, has given his consent with written and the consent is not withdrawn। This statement you also need to write in prospectus। Next, filing with ROC, how many days, डेट फाइलिंग का नहीं बोला है कहीं पे। आरओसी को फाइल करना कंपलसरी है ऑन एंड बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन, बट वंस यू फाइल, इश्यू टू whom, public, how many days, within, that's it, game over। समझ में आया? we are done with the 3 section today। section number 39, section number 40 and section number 26। एक बार मोटा मोटी मेरे को है ना सेक्शन नंबर 39 जो है, सबसे पहले उसका यहां से बताओ। आप बताओगे, मैं नहीं। लिस्टिंग अप्रूवल में क्या बोला है रे, लिस्टिंग अप्रूवल में क्या बोला है, बिफोर पब्लिक इश्यू फर्स्ट अप्लाई टू, ऐसा लात मार के देंगे ना, लिस्टिंग के लिए आरओसी को अप्लाई करेंगे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ रहा है क्या? और उसके बाद में नेम इट इन द प्रोस्पेक्टस। पैसा आएगा kept in the separate bank account, use only for 2 purpose, refund or allotment। underwriting commission, condition, article, sources of payment, rate of commission, detail in the prospectus, not on the offer to, not offer to public। and last में contract to file with ROC, rate, share 5% or article whichever is lower, and in case of debenture 2.5% and article whichever is lower। ये 5% और 2.5% इश्यू साइज होता है ना। इसके बाद में सेक्शन नंबर 40, पहला, मिनिमम एप्लीकेशन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन में आना, 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, पब्लिक को इश्यू कब तक करना, विद इन 90 डेज। उसके अंदर बाद में 30 डेज में मिनिमम एप्लीकेशन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना। if not then refund in the next 15 days from the closure of issue। if allotted at all, you file with ROC form number PS3, return of allotment। section number 26, matter to be contained, dated sign। दूसरा, कंटेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एज में प्रिस्क्राइब एंड कंप्लायंस डिक्लेरेशन, किसकी इज्जत किसकी बेइज्जती नहीं की है ना, किसको इज्जत दी किसको बेइज्जत नहीं किया। then expert का statement, expert should not engage in the promotion, formation, management of the company, has given consent is written and not withdraw his consent। the statement that he has given consent is written and not withdraw his consent given in a prospectus। then
file with ROC है ना on and before date of publication and once file with the ROC issue to the public within 90 days. If issue after 90 days not valid. Sorted, game over है ना. We are done with everything. कल का याद करो. Prospectus का definition. Prospectus means document. It describe issue as a prospectus. It includes shell prospectus, red herring prospectus और इसके अलावा any document, notice, issue, circular है ना, advertisement which inviting public to subscribe and the purchase the securities of the company called as prospectus. इसके अलावा section number 23 public issue may raise the fund by public issue, right issue, bonus issue and private placement. In case of private company you may raise the fund through right issue, bonus issue, private placement but not by public issue. Public issue से करना है prospectus, right issue, bonus issue, letter of offer and in case of private placement POCAL. समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद में second public issue further divided into initial public offer, further public offer and OFS, offer for sale. That's it, game over. बोलो समझ में आ रहा है? This is how prospectus chapter look like है ना. Very every chapter is interesting. कंपनीज एक्ट में जब जनरल मीटिंग पढ़ा वो भी अच्छा लग रहा था, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा वो भी अच्छा लग रहा था है ना, चार्जेस पढ़ा ना वो भी अच्छा लग रहा था. सिर्फ इतना है यहाँ पर दिमाग ज्यादा खपता है ना, मतलब दिमाग खपना इज नॉट डिफरेंट. जस्ट इमेजिन यार, मेनी पीपल टीच दिस चैप्टर एज अ सब्जेक्ट. स्टूडेंट आर नॉट लिविंग दिस चैप्टर एट ऑल. और तुम लोग क्यों एंजॉय कर पा रहे हो ना, द रीजन वाइब्स ऑफ माइंड समवेयर आई टेक अ क्रेडिट है ना. तो दैट्स वन ऑफ द रीजन. अरे तुम लोग सोचो ना, मेरे दिल में इतना प्यार है इस सब्जेक्ट के लिए, कंपनी एक्ट के लिए. व्हाई नॉट इट विल गेट ट्रांसफर टू यू. वो आंखों में दिखता है ना. ऐसा मैं बोलता हूँ, चीर के देखो तुमको खून निकलेगा और खून के अंदर कंपनी एक्ट वर्ड निकलेंगे. चलो गाइस बाय. कौन सा? हाँ रील वाली पार्टी ना, उसके लिए अपन बात करते हैं ना सर से. ठीक है करते 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 बात.